आज हम दो ऐसे विषयों पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो मतलब बिल्कुल ही अलग लगते हैं। हाँ, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, ऐसा लगेगा पहली बार में। बिल्कुल। एक तरफ है भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, और दूसरी तरफ इंटरनेट की वो बुनियाद जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं पर कभी सोचते नहीं, डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस। और मजे की बात यह है कि जब आप इन दोनों को गहराई से देखते हैं तो एक ही जैसी कहानी उभर कर आती है। हाँ, एक कहानी जो तकनीक, सुविधा और नियंत्रण के बीच की कश्मकश को दिखाती है। बिल्कुल, और यही आज का हमारा मिशन है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम इसी कश्मकश को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 पर एक बहुत डिटेल्ड लेख है। और साथ ही डीएनएस, इसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और इस पर किसका कंट्रोल है, इस पर कई टेक्निकल पेपर्स भी हैं। तो सवाल यह है कि जब हम अपनी पुरानी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाते हैं तो सुविधा पाने के लिए हम कितना नियंत्रण छोड़ने को तैयार हैं। और क्या वो नियंत्रण सही हाथों में जा रहा है, ये सवाल दोनों ही मामलों में बहुत बहुत अहम हो जाता है। तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं भारत की न्याय प्रणाली में, जहां दशकों बल्कि कह सकते हैं सदियों पुराने एक कानून को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश हुई है। समझते हैं कि इस बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। तो कहानी शुरू होती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से, जिसे हम CRPC 1973 कहते हैं। हाँ, ये वो कानून था जो आज़ादी के इतने सालों बाद भी एक औपनिवेशिक दौर की विरासत को ढो रहा था। और अब इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने ले ली है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज़ादी के 75 साल बाद इस बड़े बदलाव की ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी? देखिए, मजबूरी से ज्यादा कहें तो ये एक जरूरत थी। पुराना सिस्टम मतलब उसकी हालत काफी खराब थी, और हमारे स्रोत कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कि 2022 तक भारत की अदालतों में 3.2 करोड़ से ज्यादा क्रिमिनल मामले पेंडिंग थे। एक मिनट, 3.2 करोड़? ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पूरी आबादी मिला के भी इससे कम होगी। बिल्कुल, आप इसे ऐसे देखिए कि एक पूरी की पूरी आबादी भारत की अदालतों में अपने केस का इंतजार कर रही है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था का जाम हो जाना है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा मैंने पढ़ा था कि अंडर ट्रायल्स का। हाँ, वही, भारत की जेलों में बंद 77% कैदी विचाराधीन है, अंडर ट्रायल्स। 77%? मतलब हर 4 में से 3 कैदी वो हैं जिसका जुर्म अभी तक साबित ही नहीं हुआ है। बिल्कुल, वो बस अपने मुकदमे के खत्म होने का इंतजार कर रहा है, और ये दुनिया में सबसे ऊंची दरों में से एक है। तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि ये सिस्टम सजा देने में भी नाकाम रहा होगा। हाँ, सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट वो भी बहुत कम थी। हत्या जैसे गंभीर मामलों में सिर्फ 44%। सिर्फ 44%? मतलब आधे से ज्यादा मामलों में सजा ही नहीं हो पाती थी। और बलात्कार के मामलों में तो ये और भी कम, केवल 27% थी। और इन सब के ऊपर पुराना कानून आज की सच्चाई जैसे डिजिटल सबूत और साइबर क्राइम, इनसे निपटने के लिए तो तैयार ही नहीं था। तो ये तो हुई समस्या, बहुत बड़ी समस्या। अब आते हैं समाधान पर। नया कानून, BNSS, इन सब से कैसे निपटेगा? देखिए, जादुई छड़ी तो नहीं है, लेकिन इसका पूरा फोकस 3 चीजों पर है: टेक्नोलॉजी, टाइमलाइंस और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। टेक्नोलॉजी में क्या नया है? तकनीक की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव है EFIR का कॉन्सेप्ट। मतलब नागरिक अब कुछ अपराधों के लिए ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, EFIR, क्या इसका मतलब है कि अब किसी को FIR लिखवाने के लिए थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे? अगर ये सच में लागू हो गया तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। सिद्धांत रूप में तो यही मकसद है, खासकर छोटे शहरों और गांवों के लिए जहां थाने जाना ही एक सजा जैसा होता है। और क्या है टेक्नोलॉजी में? पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब तलाशी, जब्ती और गवाहों के बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अब हर चीज रिकॉर्ड पर होगी? हाँ, सबूत और चार्जशीट भी अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल किए जा सकते हैं। और समय सीमा का क्या? क्योंकि असली प्रॉब्लम तो सालों साल लटकने वाले केस हैं। उसके लिए भी कड़े नियम हैं। अब पुलिस को 180 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी होगी। 180 दिन? 6 महीने? हाँ, और अदालतों को भी बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला सुनाना ही होगा। ये सब सुनने में तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ज्यादा तकनीक, तेज रफ्तार। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हमारे स्रोत इस पर कोई सवाल नहीं उठाते।
क्योंकि कानून बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यहीं पर वो सुविधा बनाम नियंत्रण वाली बहस शुरू होती है। अच्छा। स्रोत कई गंभीर चिंताएं सामने रखते हैं। पहली चिंता तो पुलिस को दिए गए व्यापक अधिकारों को लेकर है। कानून में उचित आधार जैसे मतलब थोड़े अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जिनके दुरुपयोग का खतरा हमेशा बना रहता है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। यहाँ पर असलियत सामने आती है, कागज पे बने प्लान और जमीनी हकीकत का फर्क। हाँ, 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि 70% से ज्यादा ग्रामीण पुलिस स्टेशनों में 70% से ज्यादा? हाँ, उनमें EFIR और डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए जरूरी सुविधाएं जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट ही नहीं है। और पुलिस वालों की ट्रेनिंग? वो तो और भी बड़ी समस्या है। 30% से भी कम पुलिस वालों को डिजिटल जांच की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग मिली है। वाह, मतलब हम एक सुपर फास्ट ट्रेन का इंजन तो ले आए हैं, लेकिन उसे चलाने के लिए पटरियां बिछाना ही भूल गए। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और फिर डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं तो हैं ही। तो एक तरफ सुविधा देने का वादा है, लेकिन दूसरी तरफ बिना तैयारी के पुलिस के हाथ में ज्यादा नियंत्रण और डेटा देने का जोखिम भी है। आप जानते हैं, ये जो चुनौती है, डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और आखिरकार नियंत्रण किसके हाथ में हो, यह सिर्फ भारत की न्याय प्रणाली तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सवाल आज पूरे डिजिटल वर्ल्ड की बुनियाद में पूछे जा रहे हैं, और वो बुनियाद है DNS। बिल्कुल, हम एक राष्ट्रीय सिस्टम की चुनौतियों से अब एक वैश्विक सिस्टम की चुनौतियों पर आ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सवाल वही के वही हैं। तो चलिए अब इंटरनेट की दुनिया में गोता लगाते हैं। हम सब हर दिन google.com या amazon.in टाइप करते हैं और वेबसाइट खुल जाती है, लेकिन ये होता कैसे है? यहीं पर डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS की भूमिका आती है। इसे इंटरनेट की फोन बुक कह सकते हैं, है ना? एकदम सही। ये example.com जैसे इंसानों के समझ ले लायक नामों को 192.0.2.1 जैसे IP पतों में बदलता है, जिन्हें कंप्यूटर समझते हैं। लेकिन इस फोन बुक की एक बहुत बड़ी खामी है। वो क्या? ये डिफ़ॉल्ट रूप से बहुत असुरक्षित है। असुरक्षित कैसे? मतलब क्या खतरा है? खतरा ये है कि जब भी आपका कंप्यूटर या फोन किसी वेबसाइट का IP पता पूछता है, तो वो सवाल एक प्लेन टेक्स्ट में भेजा जाता है। प्लेन टेक्स्ट मतलब कोई भी पढ़ सकता है उसे? हाँ, हमारे स्रोत में एक पोस्ट कार्ड की मिसाल दी गई है, जो मुझे बहुत सटीक लगती है। जैसे कोई भी रास्ते में आपका पोस्ट कार्ड पढ़ सकता है, वैसे ही नेटवर्क पर कोई भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, ISP। हाँ, ISP, सरकार या कोई हैकर, वो आपके DNS सवालों को देख सकता है। एक मिनट, क्या आप ये कह रही हैं कि मेरा इंटरनेट प्रोवाइडर ये जानता है कि मैं कौन-कौन सी वेबसाइट पर जा रहा हूँ? हाँ, भले वो वेबसाइट HTTPS वाली सिक्योर वेबसाइट ही क्यों ना हो। ये तो काफी डरावना है। बिल्कुल। HTTPS आपके और वेबसाइट के बीच के डेटा को तो सुरक्षित रखता है, लेकिन उस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए जो पता आपने पूछा वो सबको दिख जाता है। और इससे सिर्फ जासूसी नहीं, और भी कुछ हो सकता है। हाँ, आपको धोखा देकर किसी नकली या खतरनाक वेबसाइट पर भी भेजा जा सकता है। तो इस जासूसी और धोखाधड़ी से बचने का कोई तरीका है? हमारे स्रोतों में 3 शब्दों का बार-बार जिक्र है, DNS, SEC, DOT और DOH। ये सुनने में तो बड़े टेक्निकल लगते हैं, लेकिन इनका मतलब समझना जरूरी है। ये तीनों अलग-अलग तरह के रक्षा कवच हैं। ठीक है, सबसे पहले है DNS SEC यानी DNS सिक्योरिटी एक्सटेंशंस। इसका संबंध आपकी गोपनीयता या प्राइवेसी से नहीं, बल्कि ऑथेंटिसिटी से है। ऑथेंटिसिटी मतलब ये असली है या नकली? सही पकड़ा। DNS सिग्नेचर का इस्तेमाल करके ये पक्का करता है कि आपको जो IP पता मिला है वो असली सर्वर से ही आया है और रास्ते में किसी ने उसे बदला नहीं है। तो ये आपको नकली वेबसाइटों पर भेजे जाने से बचाता है? हाँ, ये जवाब पर भरोसा करने के लिए है। ठीक है, तो DNSSEC ये पक्का करता है कि फोन बुक में दिया गया नंबर सही है, लेकिन वो मेरे पोस्टकार्ड को पढ़ने से तो नहीं रोकता? नहीं। उसके लिए क्या है? उसके लिए है DOT और DOH। DOT और DOH? DOT का मतलब है DNS over TLS और DOH का मतलब है DNS over HTTPS। ये दोनों एक ही काम करते हैं, आपके DNS प्रश्नों को एन्क्रिप्ट करना। अच्छा। हमारी पोस्टकार्ड वाली मिसाल पर वापस जाएं, तो ये उस पोस्टकार्ड को एक मजबूत लिफाफे में डाल देते हैं, ताकि कोई और ये न देख पाए कि आप किस वेबसाइट का पता पूछ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा,
तो अगर दोनों ही एन्क्रिप्शन का काम करते हैं तो फिर ये DOT और DOH दो अलग-अलग चीजें क्यों हैं? इनमें से बेहतर कौन सा है? यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है और एक नई बहस शुरू होती है। अच्छा, मुख्य अंतर उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क पोर्ट में है। DOT एक समर्पित पोर्ट 853 का इस्तेमाल करता है। ठीक है। इसका मतलब है कि नेटवर्क का मैनेजर, जैसे आपकी कंपनी का IT डिपार्टमेंट, ये देख सकता है कि इनक्रिप्टेड DNS ट्रैफिक जा रहा है, भले ही वे उसे पढ़ ना सकें। और DOH मानक HTTPS पोर्ट 443 का इस्तेमाल करता है, वही पोर्ट जो बाकी सभी सुरक्षित वेब ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि DNS ट्रैफिक सामान्य वेब ट्रैफिक के झुंड में छिप जाता है। वाह, मतलब एक तरफ नेटवर्क की सुरक्षा है और दूसरी तरफ यूजर की प्राइवेसी। DOT नेटवर्क एडमिन को कुछ विजिबिलिटी देता है ताकि वो खतरनाक ट्रैफिक को पहचान सके। हाँ। और DOH यूजर को पूरी तरह से छिपा देता है। ये तो फिर से वही सुविधा बनाम नियंत्रण वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये सुरक्षा और गोपनीयता के बीच का एक क्लासिक दुविधा है। एक तरफ नेटवर्क का नियंत्रण है, दूसरी तरफ यूजर की पूरी आजादी। तो हमारे पास इंटरनेट को सुरक्षित करने के लिए ये शक्तिशाली उपकरण तो हैं, लेकिन इससे एक और भी बड़ा सवाल उठता है। ये DNS सर्वर्स जिन्हें हम अपनी जानकारी भेज रहे हैं, उन्हें चलाता कौन है? हाँ, और यहीं पर ये कहानी और भी गहरी हो जाती है। एक स्रोत बताता है कि इस क्षेत्र में जबरदस्त केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, एक अकादमिक पेपर के अनुसार दुनिया का ज्यादातर DNS ट्रैफिक मुट्ठी भर बड़ी कंपनियां संभालती हैं और उनमें से ज्यादातर अमेरिका में स्थित हैं, जैसे कि क्लाउडफ्लेयर, Amazon और गूगल। क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं जो इस केंद्रीकरण की तस्वीर साफ कर सकें? हाँ, आंकड़े काफी कुछ बताते हैं। दुनिया की शीर्ष 10 लाख वेबसाइटों में से औसतन 30% का DNS सिर्फ शीर्ष 10 प्रोवाइडर्स द्वारा होस्ट किया जाता है। सिर्फ 10 प्रोवाइडर पूरी दुनिया की 30% टॉप वेबसाइट्स को संभाल रहे हैं। हाँ, और ये एक तरह से विफलता का एक बिंदु, यानी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बनाता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मतलब अगर इन मुट्ठीभर कंपनियों में से किसी एक को भी कुछ हो गया तो समझ लीजिए कि इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा एक ही झटके में ठप पड़ सकता है। बिल्कुल, और यहीं से डिजिटल संप्रभुता का विचार आता है। डिजिटल सॉवरेनिटी। हाँ, इसका मतलब है किसी देश की अपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा और नीतियों को कंट्रोल करने की क्षमता। जब किसी देश का ज्यादातर DNS विदेशी कंपनियों के हाथ में होता है, तो वो देश एक तरह से उन कंपनियों और उनके देश के नियमों पर निर्भर हो जाता है। तो जो बात भारत के .in डोमेन के लिए सच है, वही ब्राजील के लिए भी है। हमारे स्रोत में ब्रिक्स देशों और यूरोपियन संघ के कुछ दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं। उनसे क्या पता चलता है? विश्लेषण से कुछ रोचक पैटर्न सामने आते हैं। भारत के .in डोमेन में से 60% से ज्यादा के लिए DNS अमेरिकी प्रोवाइडर्स पर निर्भर है। 60% से ज्यादा? हाँ। ब्राजील का .br डोमेन लगभग 50-50 है, यानी आधा घरेलू और आधा अमेरिकी। और रूस इस मामले में एक अपवाद लगता है। हाँ, रूस एक अपवाद है, जहां 60% से ज्यादा .ru डोमेन का DNS घरेलू स्तर पर ही होस्ट किया जाता है। ये दिखाता है कि वे डिजिटल नियंत्रण को लेकर ज्यादा सक्रिय हैं। और यूरोपियन यूरोपीय संघ के .eu डोमेन के लिए ये ज्यादा बटा हुआ है, लेकिन अमेरिका अभी भी 37% हिस्सेदारी के साथ एक बड़ा खिलाड़ी है। ऐसा लगता है कि विकासशील देश अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अमेरिका पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हैं। लेकिन ये तो आम वेबसाइटों की बात हुई। सबसे जरूरी यानी सरकारी वेबसाइटों के बारे में क्या .gov डोमेन भी विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं? यहाँ एक बिल्कुल अलग और दिलचस्प तस्वीर दिखती है। अच्छा। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में .gov डोमेन ज्यादातर राष्ट्रीय सरकारी IT एजेंसियों द्वारा ही होस्ट किए जाते हैं। जैसे भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या NIC ये काम करता है। तो इसका मतलब यह है कि जब बात आम नागरिक की सुविधा की आती है तो हम ग्लोबल कंपनियों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तब देश नियंत्रण अपने हाथों में ही रखना चाहते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हर देश अपनी डिजिटल संप्रभुता को लेकर कितना गंभीर है, कम से कम अपने सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल एसेट्स के लिए। तो आज की इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकलता है? हमने भारत की न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने की कोशिश से शुरुआत की। हाँ, जहां तकनीक और सुविधा का वादा तो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और नियंत्रण के दुरुपयोग का खतरा भी है। और फिर हम इंटरनेट की दुनिया में उतरे और पाया कि वहां भी कहानी वही है।
हमारे पास डीएनएस, सेक, डीओटी और डीओएच जैसे शक्तिशाली सुरक्षा उपकरण हैं। लेकिन उनके साथ गोपनीयता, नियंत्रण और सत्ता के कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण के अपने खतरे भी हैं। दोनों कहानियों के बीच का जो संबंध है वो बिल्कुल साफ है। ये दक्षता और सुरक्षा के लिए केंद्रीकरण और उससे जुड़े जोखिमों के बीच का एक तनाव है। बिल्कुल, चाहे वो एक देश में पुलिस को ज्यादा शक्ति देना हो या विश्व स्तर पर कुछ गिनी चुनी टेक कंपनियों को इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा सौंपना हो। आखिरी सवाल यही है कि हम अपनी सामाजिक और डिजिटल प्रणालियों की नींव के लिए किस पर और कितना भरोसा करते हैं। और स्रोतों से ये साफ है कि एक विरोधाभास मौजूद है। रोजमर्रा की वेबसाइटों के लिए हम कुछ वैश्विक दिग्गजों पर निर्भर हैं, लेकिन जब बात अपनी सरकारी यानी .gov डोमेन की आती है तो देश स्थानीय नियंत्रण पर जोर देते हैं। हाँ, ये श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारा जीवन और ज्यादा डिजिटल होता जा रहा है, व्यक्तिगत सुविधा और राष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा के बीच की सीमा वो कहाँ होनी चाहिए? किस बिंदु पर हमारा डीएनएस सर्वर, जिस पर हम हर रोज निर्भर रहते हैं, एक निजी पसंद न रहकर राष्ट्रीय हित का मामला बन जाता है?